नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का ये खास कार्यक्रम बतकही बिहार की। और बतकही बिहार की में आज बात होगी बिहार की उन बड़ी खबरों की जो बिहार के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि पवन सिंह जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, सिंगर हैं, जिन्हें पावर स्टार कहा जाता है और जिनके घर में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, उनकी पत्नी ज्योति सिंह आज प्रशांत किशोर से मिली हैं। उन दोनों के बीच क्या बात हुई है और उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा, ये भी बताएंगे। और साथ में ये भी बताएंगे कि बिहार में जो दोनों गठबंधन हैं, एनडीए और महागठबंधन, उनके बीच सीट बंटवारे पर अब तक पेच कहां फंसा हुआ है और क्यों कोई भी दल अब तक सीट सहमति पर राजी नहीं हो पाया है। शुरुआत करते हैं तीर्थेश जी से। तीर्थेश जी, ज्योति सिंह पवन सिंह का विवाद तो हमने देखा बहुत लंबे समय तक, उनके घर का विवाद है, राजनीति में आ भी रहा है, लेकिन अब ज्योति सिंह प्रशांत किशोर से मिल रही हैं। आज उसकी फिर वीडियो भी आई। जब हमारे पास ये खबर आई कि ज्योति सिंह प्रशांत किशोर से मिलने जा रही हैं तो हमें लगा बहुत बड़ी खबर है, जो कि स्वाभाविक तौर पर थी भी। फिर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम उनको जानते ही नहीं हैं, कोई ऐसी बातचीत नहीं है, और आधे घंटे के बाद प्रशांत किशोर ज्योति सिंह से मिल लेते हैं। इसका पॉलिटिकल तौर पे क्या असर पड़ेगा पवन सिंह पे? पॉलिटिकल तौर पर वही असर पड़ेगा जो क्या निगेटिव कैंपेन होगा पवन सिंह के खिलाफ, क्योंकि आपको याद होगा जो पिछली बार लोकसभा चुनाव में जब उनको टिकट मिला था तो एक गाने को लेकर आसनसोल में बवाल मचा था, फिर वो उनको टिकट कट गया था। तो यही एक निगेटिव कैंपेन होगा जो क्या परिवार में जो निगेटिव वो खींचातानी है वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर निगेटिव कैंपेन के रूप में बदल जाएगा। दूसरी बात जो अभी लेटेस्ट है, जो संतोष कुशवाहा जेडीयू लीडर ज्वाइन कर लिया है आरजेडी, ये एक झटका है जेडीयू के लिए। आज से ये भी शुरू हो रहा है, नॉमिनेशन का पहला दिन है, 7 दिन है, 10 से 17 जो कि आप बताए ही, जो अभी तक टिकट बंटवारे पर कहीं से भी सहमति नहीं बन पाई। हालांकि नित्यानंद राय 4 बार मिल चुके हैं, चिराग पासवान से मिल चुके हैं, 24 घंटे में 4 बार मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी एक मिडिल ग्राउंड नहीं हो पाया, या हो भी रहा होगा तो पब्लिक के सामने नहीं आया है। तो ये सब सारा चीज़ ये इंडिकेट करता है जो कि पॉलिटिकली तौर पर अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है तो इस तरह के एक्टिविटीज़ और ज़्यादा होंगे। हो सकता है 3-4 दिन में और ज़्यादा हों, टिकट बंटवारा में नाम और ये सब भी शामिल। लेकिन राजेश जी, इन सारी बातों के इतर हम अगर ज्योति सिंह पे सिर्फ फोकस करें, ज्योति सिंह प्रोमिनेंट फेस बन गई हैं खास तौर से पवन सिंह के खिलाफ, और यही ज्योति सिंह प्रोमिनेंट फेस थी लोकसभा चुनाव में पवन सिंह के साथ। पवन सिंह के साथ रहते हुए ज्योति सिंह मांग में सिंदूर पब्लिकली भरा गया, कहा गया हम सब कुछ ठीक है, और तब भी पवन सिंह चुनाव नहीं जीत पाए। तो अब तो ज्योति सिंह प्रशांत किशोर से मिलनी है, और वो प्रशांत किशोर हैं जो बीजेपी के नेताओं को चुन चुनकर निशाने पर ले रहे हैं। इंपैक्ट क्रिएट करेंगे प्रशांत किशोर, या क्या इसका निगेटिव इंपैक्ट प्रशांत किशोर के खिलाफ भी जाएगा कि आप किसी के घरेलू मामले में हस्तक्षेप कर? तो अविनाश जी देखिए, मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब इसी में छिपा है कि पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ लखनऊ में, वो ड्रामेबाजी की, ज्योति सिंह जा रही है पवन सिंह से मिलने के लिए, और जिस तरह की चीज़ें आई, ज्योति सिंह की तरफ से ये कहा जाना कि हमें गर्भपात की गोलियां दी जा रही थी, और तमाम वो रिएक्शंस। दूसरा, पवन सिंह का भी रिएक्शन आया, बयान आया कि अचानक से इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही है, इस तरह के प्यार क्यों दिखाया जा रहा है। और उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी में दोबारा आने की पवन सिंह के वीडियो शेयर किए गए सोशल मीडिया पर, उसके बाद ज्योति का एक्टिव होना और अब पीके से मिलना, तो साफ है कि इसके पीछे, पर्दे के पीछे एक खेल चल रहा है। ज्योति सामने तो अभी आई है, लेकिन पीछे से कहीं ना कहीं खिलाड़ी कोई और है जो खेल रहा है इसके पीछे। वो चीज़ें आपको आने वाले दिनों में दिखेगी वो सारी चीज़ें। और मुझे लगता है कि इसके बहाने पवन सिंह को तो टारगेट किया ही जाएगा, वो जिस पार्टी में जाएंगे उसको पूरी पार्टी को भी टारगेट किया जाएगा। क्योंकि आजाद जी, बीजेपी को खासतौर से ये हमेशा बीजेपी कहती है बेटियों के सम्मान में भाजपा मैदान में, और पवन सिंह को लेकर के जितने भी आरोप लगते रहे हैं वो महिला विरोधी होने के आरोप हमेशा लगे हैं, चाहे उनके गाने आसनसोल वाले हों, चाहे उनका वो पब्लिकली उस लड़की के हाथ पे कमर पे हाथ रख देना हो, और अब उनकी पत्नी वाला विवाद। क्या ये पवन सिंह को घेरने की साजिश है, या पवन सिंह जो हैं उनके खिलाफ उनका जो काम है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, ये बात तो एकदम क्लियर हो गई कि अब पवन सिंह से बात आगे बढ़ गई है,
और बिहार, आप इसको ऐसे देखिए कि बिहार की राजनीति में एक पत्नी से जुड़ा मामला और प्रेमिका से जुड़ा मामला एक इस कदर बवाल उसका हुआ कि लालू प्रसाद यादव को अपने बेटे को पार्टी से बाहर निकालना पड़ा। क्योंकि बिहार में जो संस्कार अभी जो जिंदा है और जो तहजीबें वहाँ पर फल फूल रही हैं, उसमें किसी महिला के साथ इस तरह का अपमान तो नहीं सहा जाएगा। और समाज अभी हमारा इस तरह से खुला नहीं है कि आप कुछ भी करें और उसको माफ़ कर दिया जाए। तो एक दिक्कत है। अब बीजेपी खुद दावा भी करती रही है ये पार्टी विद डिफरेंस है, तो इनके लिए अब मुश्किल ये है कि पवन सिंह की पत्नी अगर मैदान में आएगी और एक आदमी जो दूसरा एक कुर्बानी दिखा रहा है, कह रहा है कि मैं बेटे को माफ़ नहीं कर रहा हूँ, दूसरी तरफ पवन सिंह के लिए ही मुश्किल नहीं होगी, बीजेपी को जवाब देना भी मुश्किल होगा। दूसरे ये बात भी सच है कि पवन सिंह की जो कुछ हरकतें रही हैं वो ऐसी रही हैं कि जब मैदान में जाएंगे नेता तो बीजेपी से गाहे बगाहे बहुत सारे मतलब मीडिया वाले भी ये सवाल पूछेंगे और इनसे कुछ हो न हो, इतना तय है कि चुनाव पर शायद इसका बहुत असर न पड़े, लेकिन पब्लिक अपीयरेंस में आपको वो कई बार असहज कर देगा। यानी बीजेपी के नेताओं को वो असहज करेगा और ये परेशानी उनके लिए होगी। और शायद इससे ये होगा कि पवन सिंह का खेल कुछ ज़्यादा ही खराब हो जाएगा। तीर्थेश जी कुछ जोड़ना चाहते थे आप? हाँ, इसमें एक चीज़ जोड़ सकते हैं जो क्या है ना, पहला बात तो वो टिकट के एस्पिरेंट थे, तो अब लगता है जो क्या टिकट मिलेगा क्या नहीं। दूसरी बात है ना, वो बीजेपी में आएंगे या छोटे हैं वो तो अब तो विनोद तावड़े ने बोला था कि हाँ, हैं वो बीजेपी के, लेकिन फॉर्मली अनाउंस किया जाएगा कि नहीं, वो बोले थे वो ठीक है, लेकिन एज ए कैंडिडेट पहले तो टिकट मिलेगा क्या नहीं, और दूसरा है ना फॉर्मली जो बीजेपी में जो एंट्री होती है वो अब मिल पाएगा क्या नहीं। ये दो चीज़ इस विवाद के बाद सवाल तो ये पैदा होगा। राजा जी क्या दूसरा पीके का जो मैसेजिंग है वो भी आपको देखना पड़ेगा इसमें। उन्होंने ज्योति सिंह से मिलने के बाद कहा कि मैं पवन सिंह के पर्सनल लाइफ पे कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन अगर मेरे पास वो मिलने आई हैं, सहायता मांगने आई है, तो महिला सुरक्षा के नाते जनसुराज का ये फर्ज बनता है कि हम उन अधिकारों को, क्योंकि उन्होंने कहा कि अन्याय हुआ है तो उनके सहायता की जाएगी। तो अगर इस तरह की मैसेजिंग अगर वो दे रहे हैं तो मतलब क्लियर है कि वो आगे क्या चाह रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। अविनाश, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूंगा, अगर उनको प्रॉब्लम था तो क्या उन्होंने एफआईआर करवाया था, ये सवाल देखना है। और वो तो मुकदमा चल रहा है ना, वो तो पारिवारिक चल रहा है, वो चल रहा है, तलाक का केस चल रहा है। हाँ, डिवोर्स का केस है। अभी जो उन्होंने गर्भपात की जो बात कही है उसका उस पे ये तो घरेलू हिंसा हुई ना, घरेलू हिंसा का केस नहीं है और घरेलू हिंसा हो। हाँ, लेकिन ये उसमें एडेड है क्या नहीं? नहीं, उसमें नहीं है सब एडेड। हाँ, तो ये पॉलिटिकली, लेकिन देखिए ये तीर्थेश जी हमें याद रखना चाहिए कि जब हमें अगर इंसाफ चाहिए तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमें कहां पर, कब और किस तरह से इंसाफ जल्दी मिल सकता है। हाँ, लेकिन जब चुनाव का वक्त होता है तो तमाम जो लोग होते हैं, ये तमाम जिस तरह के भी अपना कोई दल हो या संगठन हो, चाहे एक इंडिविजुअल हो, वो ये तरीका अपनाता है कि हमें किस तरह से इंसाफ मिल सकता है या हम अपने विरोधी को कैसे मात दे सकते हैं। तो ज्योति सिंह ने भी वही हथकंडा अपनाया है और ये हमारे समाज में एक सच्चाई है और ये हो रहा होता है। नहीं वो ठीक है, लेकिन है ना सबसे पहला जो क्या इस मामले पर आप एफआईआर करवा दीजिए, जो कि आप स्ट्रांग रहिए, तब आप है ना पॉलिटिकल पार्टीज को अप्रोच कीजिए। ये तो तरीका तब है ना जब आपको इंसाफ चाहिए। आपको अगर पॉलिटिकल माइलेज चाहिए तो फिर तो उसकी जरूरत ही नहीं। देखिए अभी जो बयान ज्योति सिंह ने दिया कि हम टिकट मांगने के लिए नहीं गए थे, ये अपने आप में बता रहा है कि ये अपने आप में है कि चूंकि जो पहली मुलाकात की बात जब आई तो हम जितने भी पत्रकार थे उनके जहनों में यही सवाल गूंज रहा था कि क्या ज्योति सिंह भी मतलब उम्मीदवार होंगी, और यही सवाल और आजाद जी दूसरी चीज जो ज्योति सिंह कह रही हैं कि मैं मदद मांगने गई थी प्रशांत किशोर से, या प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वो मदद मांगने आई थी। प्रशांत किशोर एक नई बनी पॉलिटिकल पार्टी के सूत्रधार सिर्फ हैं। अगर आपको मदद चाहिए तो आपकी पहुंच है तो आप नीतीश कुमार के पास जाते, या आप पुलिस के पास जाते, आप बिहार डीजीपी के पास जाते, आप चुनाव आयोग के पास जाते, जो फिल वक्त आचार संहिता लागू होने के बाद सबसे ज्यादा पावर उसी के पास है, वो सब कुछ डील करता है। आप एक ऐसे आदमी के पास जा रहे हो जो अभी कहीं नहीं है। देखिए उसमें चालाकी बहुत है, क्लियर है कि इस वक्त जो बिहार की राजनीति में जो शोर बर्पा कर सकता है या जिसकी आवाज सबसे ज्यादा ऊंची गूंज रही है या बीजेपी के खिलाफ जो मुखर तौर पर अपनी बात रख रहा है, वो प्रशांत
किशोर हैं और ज्योति सिंह ने उसी पूरे माहौल का फायदा उठाते हुए ये फैसला किया। एक तरह से बहुत ही कैलकुलेटेड और चालाकी भरा फैसला है कि हमें प्रशांत किशोर से ही मिलना चाहिए। और चूंकि इस पार्टी से ये भी एक हवा आसानी से चली जाएगी कि ये पार्टी नए लोगों को तलाश कर रही है उम्मीदवारों के तौर पे, तो वो बेटी के नाम पर, इंसाफ के नाम पर, और हम किसी की व्यथा सुनकर किसी को अगर हम ताकतवर बना रहे हैं तो इससे बड़ा कमाल तो कुछ नहीं हो सकता है। तो इसको भुनाया भी जा सकता है। अभी इसको 1-2 दिनों के दिन में प्रशांत किशोर भी देखेंगे कि इसको हम किसको कहां पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा राजेश जी, क्या इसको ऐसे भी देखा जाए कि पवन सिंह जहां से चुनाव लड़ेंगे उस मंच के खिलाफ, यानी कि अगर मान लीजिए कि काराकाट से वो चुनाव लड़ते हैं, पवन सिंह जहां पहले भी लड़े थे, या उस इलाके, उस लोकसभा में जो विधानसभा आती है उसमें से किसी विधानसभा से लड़ते हैं, तो प्रशांत किशोर के मंच पर ज्योति सिंह पवन सिंह के खिलाफ दिख सकती हैं? देखिए, मंच पे नहीं दिख सकते। मुझे तो लगता है कि अगर पवन सिंह बीजेपी कैंडिडेट बनते हैं तो उसके खिलाफ अगर जन सुराज को, मुझे लगता है कि प्रोमिनेंट कैंडिडेट के तौर पर किसी को उतारना चाहिए तो हो सकता है पवन ज्योति को ना उतारते हैं। क्यों और सबसे ज्यादा इसमें शंका इसलिए है कि क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं आजकल मैं सारे कैंडिडेट अनाउंस कर दूंगा, मेरी तो लिस्ट बन गई है। वो कह रहे हैं, लेकिन वही कारण राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए, और अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि बिहार का सबसे हॉट सीट वही माना जाएगा जहाँ पे ज्योति और पवन सिंह आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, एक दूसरे के। बिल्कुल। तो ऐसा तो लंबा इतिहास रहा है। हाँ, इस तरह के अगर आप वेस्ट बंगाल में भी जाएं पिछले बार तो 1-2 एग्जाम्पल थे इस तरह के। अच्छा, चलिए इनसे आगे बढ़ते हैं। एक और हॉट केक बने हुए हैं, उनका नाम है चिराग पासवान। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बने हुए हैं। ये लग रहा, तो ये दोनों कह रहे हैं, नित्यानंद राय की जिम्मेदारी दी गई है कि वो चिराग पासवान को मनाएं। चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि मैं मान गया हूं, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या इतना सब आसान है क्या? क्योंकि सोशल मीडिया पर एक कैंपेन ये चल रहा है, या बात ये की जा रही है कि चिराग पासवान कोई और नहीं है, आप भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई पासवान प्रकोष्ठ है तो उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है एक तरीके से। क्या इस तरह की भी कुछ बात है क्या? मोदी के हनुमान भी हैं, वो तो खुद को दावा कर रहे हैं ना, खुद को दावा करते हैं। हाँ, इसमें ये है जो क्या आपको देखिए, परम्यूटेशन कम्बिनेशन का गेम है। छोटे प्लेयर हैं बिहार में तो उनको ज़्यादा सीट चाहिए, प्रेशर पॉलिटिक्स वो अप्लाई कर रहे हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स बीजेपी भी अप्लाई कर रही है, जो क्या इसको इधर है ना ज़्यादा सीट्स नहीं देना है, उसका खामियाजा बड़े पार्टी को मिलेगा। तो ये इस प्रेशर पॉलिटिक्स में बातचीत हो रही है। सबसे अच्छी बात जो है बातचीत हो रही है। बातचीत से ये निकला जा रहा है जो क्या हो सकता है 40 से 35 जैसा न्यूज़ में अभी जो हमारे पास खबर आ रही है, यानी इस शुक्रवार को हम जब ये शाम की बात कर रहे हैं, तो जो खबर हमारे पास उभर कर सामने आ रही है और जो एक नए फॉर्मूले पर बात बनती हुई दिख रही है, उसमें ये खबर है कि जनता दल यू को 102 सीट और बीजेपी को 101 सीट, तो इस तरह से 203 सीट क्लियर हो गया। 40 सीटें जो बच रही हैं, उस 40 सीट में मतलब चिराग पासवान को 25 सीट देने की बात की जा रही है और हम के पास 8 सीट और उपेंद्र कुशवाहा को 7 सीटें। इस तरह का फॉर्मूला जो अभी सामने हम लोगों के पास आ रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद ये बहुत ही प्रैक्टिकल फॉर्मूला है और इस पर अगर बात मतलब एनडीए में बन जाती है और बनती हुई ये फॉर्मूला मतलब ऐसा दिख रहा है कि इस पे बात बन सकती है। और उसके क्योंकि जो लोगों को सीटें कम हुई होंगी या जिनके अपने मनपसंद से सीटें कम हुई होंगी, तो उनको एक अंडर टेबल भी डील हुआ होगा कि आपको राज्यसभा विधानसभा जो सरकार होती है, सरकार के पास कई तरीके होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये फॉर्मूला बहुत हद तक मतलब कामयाब हो सकता है। लेकिन आज़ाद जी इसमें ये बता देता हूँ, जो क्या चिराग पासवान एक तबके वोटर, पासवान वोटर एटलीस्ट जो 5% से ज़्यादा हैं और साथ में SC कम्युनिटी है, उसके वो कर रहे हैं, चैम्पियन कर रहे हैं कॉजेस के। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो एक मैसेज भी जाएगा जो क्या मैंने बीजेपी से बहुत बार्गेनिंग की है, ये इतना आसान नहीं था। अपने वोटर में वो मैसेजिंग के लिए पूरा गेम भी हो सकता है। साथ में बीजेपी भी मैसेजिंग कर रही है, भाई आपको इतना ही सीट्स मिलेगा, हम लोग पहले से तय कर लिए थे। उनके भी जो काडर हैं उनको ये मैसेजिंग जा रहा है जो कि हम लोग निगोशिएट कर रहे हैं। हो सकता है अंत में क्या हो कोई नहीं जानता हो। और इसका ये भी हो सकता है कि बीजेपी और चिराग की सीटें इस चुनाव की घोषणा से पहले ही तय होंगी। हाँ, अपने वोटर को मैसेज करने के लिए, जैसे बीजेपी को वोटर को मैसेज करना है कि भाई हम सवर्णों के भी साथ हैं, इस बात का मैं ध्यान रख रहा हूं,
और चिराग पासवान ये कह सकते हैं कि भाई हमारा वोटर इंटैक्ट है, देखो मैंने तुम्हारे लिए आखिरी तारीख तक लड़ाई की, 10 तारीख तक लड़ते रहे, 11 तारीख तक लड़ते रहे और तब हम इतनी सीटें छीन करके लाए हैं। कुछ ऐसा भी तो हो सकता है राजा जी। देखिए, ये गणित ऐसी चीज़ें, पैगाम और मैसेजिंग का पूरा खेल चल रहा होता है, लेकिन सच्ची बात यह है कि किसी भी हालत में बीजेपी अगर 100 से कम अगर अपने तमाम वो गठबंधन साथियों को खुश करने लग जाए तो ये किसी भी कीमत पर एक राष्ट्रीय पार्टी जो भारत में पिछले 11 सालों से केंद्र में 12 सालों से सत्ता में है और बिहार में पिछली बार वो एक तरह से सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी। ये आरजेडी थी हालांकि। हाँ, मतलब मैं कह रहा हूँ 75 सीट थी, एक तो स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा। हाँ, इस तरह से इसके बावजूद वो पार्टी कम से कम किसी भी तरह से अपने नंबर को वो पीछे करती चली जाएगी तो उनकी सीटें ज्यादा घट जाएंगी। हाँ, और फिर सत्ता के खेल में वो उस तरह का कमाल नहीं कर पाएगी या वो खेल नहीं खेल पाएगी जिसकी वो उम्मीद कर रहे हो। तो मुझे ये साफ दिखता है कि किसी भी कीमत पर बीजेपी 100 से नीचे तो नहीं जाएगी और जो उसके बाद सीटें बचती हैं यानी किसी भी कीमत पर 25 से ज्यादा सीट चिराग के खाते में जाता हुआ नहीं दिख रहा है। अविनाश, एक चीज़ और ऐड कर दूं, जो क्या इसमें ना केवल सीट्स, अब ये भी टसल हो रहा होगा जो क्या कौन सा सीट दें, हाँ दें और कौन सा सीट नहीं दें। सब चाहता है जो क्या विनेबल सीट्स लें, इस पर भी टक्कर हो रही होगी। जो क्या वो रिजल्ट आने में, यानी गठबंधन का कितने सीट्स पर लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, वो आने में देर हो रही है। लेकिन राजेश जी, हम बात कर रहे हैं टिकट बंटवारे में या सीट बंटवारे में बीजेपी और एलजेपी के समझौते की। इन दोनों के बीच में कहीं खेल बिगाड़ने वाली जेडीयू तो नहीं है? क्योंकि जेडीयू या नीतीश कुमार या उसके नेता 2020 तो भूले नहीं होंगे, उनको ये याद होगा कि चिराग पासवान ने कितना हमारा खेल बिगाड़ा था। तो क्या जेडीयू भी उन सीटों पे भी तो दावेदारी कर रही होगी जिन सीटों पे चिराग पासवान ने उसका खेल बिगाड़ा था? और चिराग पासवान को भी ये लगता होगा कि अगर उन सीटों पर जो हमने खेल बिगाड़ा है वो हमारे हिस्से में आ जाए। तो इन दोनों के बीच की लड़ाई का केंद्र बिंदु कहीं जेडीयू भी तो नहीं बनी रही होगी? क्योंकि देखिए, कुल के बावजूद हम चाहे जितनी बात कर ले ऑप्टिक्स की, लेकिन ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच रिश्ते उतने सामान्य नहीं है जितना हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये जो इस वक्त सीट फाइनलाइजेशन में अगर डिले हो रहा है तो इसकी एक बड़ी वजह ये भी मान सकते हैं जो आप बता रहे हैं, जो फैक्टर। दूसरा ये कि तेजस्वी पर अब ये प्रेशर बन रहा है कि आप बार्गेन करके इतनी सीटें तो मांग रहे हैं, लेकिन अगर उसके बाद चुनाव हार गए आप तो फिर किस मुंह से आप जाएंगे अलायंस पार्टनर के पास? तो ये भी एक चिराग के ऊपर वो प्रेशर है कि हम अगर सीट लेते हैं तो कहाँ से लें। और दूसरा ये आपने कहा, तो क्योंकि इस वक्त मुझे ये ऐसा लगता है कि जेडीयू के सामने हो या चिराग के सामने इस वक्त ये है कि हम एक मजबूत अलायंस कैसे बनाएं, ज़्यादा सीटें कैसे जीतें ताकि हम सरकार फॉर्मेशन करें। नहीं, चुनाव इतना मतलब सरलीकरण के साथ नहीं आजाद जी, इसलिए मैंने ये सवाल रखा क्योंकि मेरी एक एलजेपी के बड़े नेता से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि जब चिराग भाई ने ये तय किया कि वो चुनाव लड़ेंगे और 243 सीटों पे उन्होंने जब कहा था कि हम एनडीए के साथ लड़ेंगे, और जब मंच साझा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चिराग पासवान ने और नीतीश कुमार ने, तो भरे मंच पर नीतीश कुमार ने कोने में ले जाके कहा था, अरे चिराग भाई क्यों लड़ रहे हो चुनाव, रहने दो ना। तो क्या वो कसक 2020 वाली निकली तो नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं निकली होगी। और चुनाव में सिर्फ ये नहीं होता है कि अपने विरोधियों को हराना है, बल्कि अपने दोस्तों को भी मात देना है, पीछे रखना है। वरना इस राजनीति के इस जो घिनौने से खेल में इतना आसान खेल वो होता ही नहीं है। मतलब इसमें बहुत कुछ करना पड़ता है और कोई भी जो बेवफाई जो है उसको कभी भी मतलब भुलाया नहीं जाता है। यानी अपने दिल के दाग को हमेशा जो है ना वो रोशन किए रहते हैं कि इसका बदला लिया ही जाएगा। और नीतीश कुमार के बारे में किसी वक्त में लालू प्रसाद यादव ने पार्लियामेंट में कहा था कि उनके तो पेट पे दांत थे, उनके पेट पे दांत थे। तो इतना आसान से नीतीश कुमार के बारे में ये छवि बहुत क्लियर है मानी जाती है कि जो साथ में भी रहते हैं उनके चाल, जो दिन रात साथ में रहते हैं, उनको भी नहीं पता है कि वो कौन सा चाल चल रहे हैं। तो नीतीश कुमार ऐसे ही 20 सालों से बिहार की राजनीति के जो उजाले और काले यानी सफेद और स्याह का जो कि देवता बने हुए हैं, ऐसे नहीं बने हुए हैं। देखिए, ये तो फिर हर अलायंस में है, चाहे आप कहीं भी अब देखें अलायंस पार्टनर वो हर जगह वही है, पुष्पा स्टाइल में हम झुकेंगे नहीं। तो वो हर, चाहे आप कांग्रेस की बात करें, कोई भी अपने आप को ये चाहते हैं ज़्यादा सीटें, विनिंग सीटें लें और जीतें उसको। तो आप किसी भी गठबंधन में जाए तो ये चीज़ तो हर जगह है। अच्छा, कांग्रेस की बात राजेश जी ने छेड़ी दी, तो कांग्रेस की बात करें, सीन से ही गायब नजर आ रही है। जबकि पूरा माहौल चुनाव से पहले जो सबसे ज़्यादा माहौल बनाया था
वो कांग्रेस ने बनाया था, राहुल गांधी ने बनाया था, वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, वो 50 से ज़्यादा विधानसभाओं में घूमे भी थे। और आज की डेट में कांग्रेस का कोई नेता वहाँ पर दिख भी नहीं रहा है, उनकी कोई क्लिप तक नहीं आ रही है पैदल यात्रा करते हुए, कहीं घूमते हुए, कोई रैली करते हुए, सदाकत आश्रम में भीड़ लगा करके कम से कम कि हाँ भाई 100-200 लोग जुटे हुए हैं, टिकटार्थी हैं, उनको टिकट मांग रहे हैं। वो क्या रहा है बिहार में? सबसे पहले आपको 3 पार्टीज को देखना पड़ेगा। कोई भी न्यूज़ चैनल भी देखेगा तो सबसे पहले तो या न्यूज़ मैन जो है, जर्नलिस्ट 3 पार्टी को देखेगी, पहला जेडीयू, फिर बीजेपी और आरजेडी, तब जाकर फिर कांग्रेस का आता है नंबर। अब है ना, ये तो सबको मालूम है जो कि कांग्रेस के जितने भी ये कार्यकर्ता हैं वो तो बहुत कम है, बहुत सीमित है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो वो एक तरह से प्रेशर राहुल गांधी आकर प्रेशर बना दिए और फिर वो चले गए, ठीक है। उसके बाद सेकंड रंग ऑफ लीडर्स को ये प्रेशर बनाना था, वहाँ पर जो लीडर्स हैं वो ये काम नहीं कर रहे हैं, और थर्ड रंग लीडर्स जो कार्यकर्ता हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनको प्रेशर बनाना था। वो दोनों सीन से गायब है, इसलिए वो चेहरा दिख नहीं रहा। पवन खेरा कल तक आए थे, तो ये तो सेंट्रली इम्पोज्ड है ना, वहाँ के लीडर्स तो नहीं निकल कर आकर और बाइट दे रहे हैं मुझे ये इतना सीट्स और इतनी सीट्स पर कवायद हो रही है। नहीं, इसका साफ संकेत ये मिलता है कि चूंकि कांग्रेस के नेताओं में वो जोश इसलिए नहीं दिखता है। ठीक आरजेडी पर देखिए कि आरजेडी के में लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर हंगामा हो रहा है, उनकी गाड़ी रोकी जा रही है, टिकट मांगे जा रहे हैं, और कई विधायकों के टिकट या कई नेताओं के टिकट न मिले उसके भी खिलाफ वहां प्रदर्शन हो रहे हैं। तख्तियां लिए हुए हैं लोग, हजार लोग लेकर के गए। यानी जो उम्मीद की सारी जो मंजिल है वो मतलब विपक्ष में वो आरजेडी की तरफ है। दरअसल हुआ क्या है कांग्रेस के साथ कि उनके पास कार्यकर्ता बचे नहीं हैं। हम जब कुछ बचपन के और दौर में थे तो हम देखते थे कि हमारे गाँव में, इलाके में कुछ लोग साइकिल से, कुछ लोग पैदल, कुछ लोग ऐसे लोग थे जिनके पास गांधी टोपी हुआ करती थी। अब वो नस्ल खत्म हो चुकी है, और जो नई नस्ल है उनको कांग्रेस के बारे में कोई इस तरह की जानकारी भी नहीं है कि हाँ कभी ये पार्टी हमारे 35 साल हो भी तो 35 साल हो भी गए, सही बात है। लास्ट सीएम जगन्नाथ, ये जो चीजें बदली, तो अब सिर्फ ये होता है कि फाइनल जहां हो जाएगा फिर वहां पर जो कार्यकर्ता आरजेडी के हैं वही चोला बदल के कांग्रेस के कार्यकर्ता हो जाएंगे, और कुछ जो सेगमेंट है वोट का कि उनको वहां से मिलता है तो उसी के सहारे, और फिर लोकल नेता अगर वो बहुत तेज तरार है या कुछ उसके अपना काम है तो उसके बहाने, उसके ही सहारे पूरे जीत का मामला है। यानी राहुल गांधी ने सब कुछ किया लेकिन ऐसा कोई माहौल बर्पा नहीं कर दिया, बना दिया कि हाँ बिहार में कांग्रेस की वापसी के कोई हमको साफ संकेत दिखे हों। तो दिक्कत वही है। राजेश जी, राहुल गांधी ने एक मोमेंटम बनाया, सबने देखा, हम सबको ने कवर किया उस पूरी चीज को। राहुल गांधी जब लौट आए तो उसकी जिम्मेदारी ये थी कि उस मोमेंटम को, चाहे वो अखिलेश प्रसाद सिंह हो वो कैरी फॉरवर्ड करें, मदन मोहन झा हो वो कैरी फॉरवर्ड करें, राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कैरी फॉरवर्ड करें, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, अब तो खुद कहने ही लगे ना पप्पू यादव कि भाई मैं भी कांग्रेसी हूँ। लेकिन जब कैरी फॉरवर्ड करने की बात आती है या फ्रंट पर आने की बात आती है तो पवन खेड़ा ऑफर कर रहे हैं चिराग पासवान को, विजन डॉक्यूमेंट जारी करना है तो जयराम रमेश जा रहे हैं पटना, जिनको पटना के लोग शायद ही जानते होंगे। क्या ये भी कमजोरी की सबसे बड़ी वजह है? हालांकि बिहार में रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई उस समय अनडिवाइडेड सर, वो सब कुछ ठीक है, जयराम रमेश ठीक है, अंग्रेजी दा है, हिंदी भी बहुत अच्छी बोलते हैं, इसके बावजूद सदाकत आश्रम में ही क्या उनकी उतनी एक्सेप्टेंस है कि पूरा बिहार उनको एक्सेप्ट कर ले? देखिए, मुझे लगता है कि एक तो लीडरशिप स्तर पर कहीं ना कहीं वो मजबूती कमी है जो कांग्रेस में दिख रही है। दूसरा ये कि बिहार की पॉलिटिक्स में देखें आप तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी अगर जीतती है वहाँ पर तो कांग्रेस का कोई सीएम फेस आ जाएगा उसमें या डिप्टी सीएम दे रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं। तो इसीलिए अगर उस पार्टी से कोई लड़ने वाला भी है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उस तरीके से अपने आप को नहीं दिखा रहा कि हमें कांग्रेस पार्टी का टिकट चाहिए। दूसरा, इस तरीके से एकदम एक तरीके से ख़त्म सी हो गई कांग्रेस बिहार में, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। और आप अगर देखें तो इससे पहले राहुल गांधी के यात्रा के दौरान जिस तरीके से पीएम मोदी को मंच से गाली दी गई, वो सब मुद्दा तो बना था वहाँ। ओपोजिशन ने कोई कमी नहीं छोड़ी। देखा हमने कि जो कांग्रेस के जो ऑफिसेज थे वहाँ पर किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया बुरी तरीके से, वो सारा। लेकिन कांग्रेस वहाँ पर पिछले कई समय से
जो मोमेंटम एक बनाना चाहिए कांग्रेस का, वो बनाने में नाकामयाब रही। यानी ट्रैक्शन जो है आपको सोशल मीडिया पर नहीं, ज़मीनी स्तर पर लाना होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल और उसी में फाइनल कमेंट ले लेते हैं। आज आरजेडी की बैठक थी और आरजेडी की बैठक में अधिकृत किया गया है लालू यादव को कि सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला वही करेंगे। तीर्थेश जी, आपको लगता है कि लालू यादव इस कैपेसिटी में फिल वक्त हैं कि वो सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला कर सकें? यानी इससे एक मैसेज जाएगा जो कि वो जो सबसे उस पार्टी के एल्डर आदमी हैं वो कर रहे हैं। और लालू यादव का एक्सेप्टेंस पूरे बिहार में आप तो जानते ही सब जगह है। सारे पार्टी हो सकता है उनकी बात मान ले, कांग्रेस भी बात मान ले, इसलिए उनको ये दिया गया है आरजेडी की तरफ से, जो कि आप है ना एटलीस्ट इसको लीड कीजिए, सिग्नेचर कर दें आप। सिग्नेचर कर दिए आप। अगर किसी से बात भी कर लीजिएगा तो वो माना जाएगा, एक्सेप्टेबल होगा दूसरे पार्टी को बजाय और किसी छोटे नेता से। राजेश जी, इसका निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? क्योंकि जिस जंगल राज की बात बार बार बीजेपी, जेडीयू और प्रशांत किशोर कर रहे हैं, वो तो लालू यादव से ही जुड़ा हुआ है। तेजस्वी उससे डिसोसिएट खुद को कर रहे थे, लेकिन टिकट बांटने में फिर उन्होंने अपने पिता का नाम ले लिया। टिकट बांटने में लिया, लेकिन अब वहाँ की जनता जान रही है कि लालू यादव कितने पॉलिटिकली एक्टिव हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो उस दौर का, क्योंकि अब तेजस्वी कहीं ना कहीं उस दौर से अपने पार्टी को काफ़ी आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं वो। और वो जो जंगल राज की बात थी, अब वो बीते दिनों की बात हो गई। हालांकि पॉलिटिकल पार्टी ज़रूर घेरते इस नाम पर, लेकिन अब उनसे काफ़ी आगे चीज़ें आ गई है। तब उस नाम पर, क्योंकि सबको पता है लालू यादव इतने एक्टिव है नहीं कि अब एक बार फिर से वो चीज़ें जो है लोगों के जहन में लाया जाए। आया जी, ये पहला चुनाव होगा जब लालू यादव सक्रिय नहीं रहेंगे, और यही उम्मीद नीतीश कुमार के साथ भी है कि इन बड़ी रैलियों में न तो लालू यादव दिखेंगे और न ही नीतीश कुमार दिखेंगे। वो जो एक करिश्मा होता था उन रैलियों को सुनने का, क्या उसकी कमी खलेगी इस बिहार चुनाव में? देखिए, चुनावी मतलब जो मैदान में और जो लालू यादव के भाषण का तरीका और जो उनके हंसोड़पन का जो तरीका रहा है, मतलब जिस तरह से उनको सराहा गया है इस मामले में, और उनके सुनने वाले, तो ये बात तो सच है कि लालू यादव के भाषणों की कमी हर तरफ यानी खलेगी, यानी बल्कि उनके विपक्ष भी, यानी उनके विरोधी भी मतलब उनको मिस करेंगे। अभी नीतीश कुमार मुझे लगता है कि चुनाव के मैदान में तो ज़रूर रहेंगे। हाँ, पहले की तरह वो बहुत ज़्यादा एक्टिव ना दिखें उस तरह से, लेकिन रहेंगे। जहाँ तक मैं टिकट बंटवारे पर एक आखिरी बात ये बता दूं कि लालू यादव के बारे में चाहे जो छवि हो, लेकिन लालू यादव ने जब रेल मंत्री बने तो उन्होंने अपनी छवि बदलने की एक पूरी भरसक कोशिश की, और एक तरह से बहुत हद तक बदलने में वो कामयाब भी रहे। और पिछली सरकारों में जिस तरह तेजस्वी ने काम किया, तो अपने पिता की छवि से वो बाहर निकलने की कामयाब कोशिश की है। हमें लगता है कि शायद जनता लालू से बढ़कर, भूलकर, पुराने कारनामों को भूलकर नए सिरे से उनको देख रही होगी। चलिए, तो चूंकि बिहार का चुनाव है और बिहार का चुनाव इतने आधे घंटे की इस पूरी बातचीत में समेटा नहीं जा सकता है, लिहाजा हम लोग हर रोज ये बातचीत जारी रखेंगे। हर रोज एक नए मुद्दे पर बातचीत करने की कोशिश करते रहेंगे और समझने की, समझाने की कोशिश करते रहेंगे कि बिहार में चल क्या रहा है। आज के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए एबीपी लाइव।